गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं, क्योंकि इसके बाद दिवाली की छुट्टी स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए मैं कोई चैप्टर को बीच में फंसाना नहीं चाह रही हूँ। तो मैं चाह रही हूँ आज एक छोटा सा चैप्टर फिनिश कर दें जो इम्पोर्टेंट भी है और जिसके बारे में जनरली आप लोग को पता भी नहीं होता है। ठीक है, चैप्टर का नाम लिखो पैरेलल वर्ड से बना हुआ है वर्ड ये पैरेललिज्म। पैरेललिज्म का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ को किसी दूसरे से कंपेयर करते हो या बैलेंस करना चाहते हो तो दोनों सेम लेवल पे होना चाहिए। चलिए मैं आपको लाइव एग्जांपल देती हूँ लाइव से। जनरली आप देखते हो जो हमें रिजर्वेशन पॉलिसी की बात हुई तो रिजर्वेशन में कहा गया कि कंपैरिजन बिटवीन इक्वल्स होना चाहिए, तभी कुछ लोग जिनका पढ़ाई लिखाई में बहुत वो पिछड़े हुए थे क्योंकि उनके पूर्वज कभी पढ़े नहीं और उनको हमेशा बहुत मीनियल निम्न दर्जे के जॉब्स करने पड़े, तो उनको एक लेवल पे ला कर रख दिया गया। कैसे लेवल पे लाया गया? उनको एक्स्ट्रा कुछ मार्क्स अलग से प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, है ना, और आपके बराबर खड़ा करके फिर उनको रिजर्वेशन दिया गया। जब आपका कल क्या है रिजल्ट आया कल, जनरल का 433 तो ओबीसी को 400 में ही हो गया, है ना, एसटी का 327 में ही हो गया। इसका मतलब है कि एसटी वाले को लगभग 75 मार्क्स एक्स्ट्रा दिया गया है ताकि वो 400 वाले ओबीसी से मुकाबला कर सके। तो ये क्या है? कंपैरिजन बिटवीन इक्वल्स करना पड़ा उनको। क्यों? क्योंकि उनको बराबर के लेवल में लाके ही कंपेयर कर सकते हो ना। उसी तरह से आप पाओगे आपके पेरेंट्स भी हमेशा शादी के लिए कहते हैं अपने जाति का, अपने धर्म का होना चाहिए, क्योंकि उनका भी मानना यही है कि आप तब एक इक्वल लेवल पे सोचोगे और आपके जो दिमाग है, आपकी मानसिकता, आपकी ज़िंदगी एक इक्वल लेवल पे होगा। इसलिए कई बार वो कहते हैं अपने बराबरी में शादी करो, अपने से नीचे या अपने से ऊपर मत करो, क्योंकि वो आपके मेंटल स्टेटस को समझेगी। सेम चीज़ इंग्लिश में लागू होता है कि इंग्लिश का कहना है कि अगर हम नाउन का कंपैरिजन कर रहे हैं तो नाउन को नाउन से नहीं तो प्रोनाउन से करो। अगर आप एडजेक्टिव का कंपैरिजन कर रहे हो तो एडजेक्टिव से करो। आपके देखो सिनोनिम एंटोनिम में भी आपको अगर नाउन दिया रहेगा ना तो उसका मीनिंग भी नाउन में ही रहेगा। इसका मतलब है कि हमेशा कंपैरिजन बिटवीन इक्वल्स होता है। इसीलिए पैरेललिज्म का मीनिंग ही लिख दो, कंपैरिजन बिटवीन इक्वल्स। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसमें मैं आपको दिखा दूं। कोई क्वेश्चन पूछना है तो बताइए। वॉल्यूम इंक्रीज करने कह रहा है, हो गया। चलो सेंटेंसेस लिखो।
पहले ये 5 सेंटेंसेस में आओ, फिर समझाते हैं। देखो, आपने एडजेक्टिव पढ़ा। एडजेक्टिव में कुछ याद है आपको? माइजर, निगर्ड, स्कॉलर एंड कावर्ड। ये 4 वर्ड मैंने कहा था कि भाई ये नाउन है, और नाउन में एल वाई लगाते हैं तब एडजेक्टिव बनता है। और वहाँ पर मैंने फिर उसका एडवर्ब फॉर्म भी बनाया था, इन ए कावर्डली मैनर, इन ए स्कॉलरली मैनर, है ना, याद आया? अब आते हैं फूलिश। फूलिश क्या है? हम कहते हैं फूलिश मैन, रिच मैन, वाइज। देख रहे हो ना, वाइज क्या? अगर मैं कहूँ वाइज मैन, इसका मतलब है फूलिश मैन, रिच मैन, वाइज मैन। मैन हो गया नाउन, तो नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। यानी ये तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, ये तीनों आपका एडजेक्टिव है। हो गया? अब याद करो, मैंने आपको पढ़ाया है एडवर्ब में कि माइजर नाउन है, और नाउन में एल वाई लगता है तब वो एडजेक्टिव बनता है। ये तीनों, और ये तीनों ही नहीं, कावर्ड भी, सेल्फिश मैन, ये भी एडजेक्टिव है, सेल्फिश बॉय, देखो एडजेक्टिव है। नाउन लगा देना कोई भी, उसके आगे जो लगा सकते हो वो एडजेक्टिव हो जाता है। एक एडजेक्टिव को आप बैलेंस नहीं कर सकते हो एक नाउन से। देखो ना, कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, कंजंक्शन से जोड़कर हम एक एडजेक्टिव को एक नाउन से बैलेंस नहीं कर सकते। मुझे एडजेक्टिव को बैलेंस करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, और एडजेक्टिव माइजरली होगा। उसी तरह से यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, सब जगह पर हमें एडजेक्टिव को बैलेंस एडजेक्टिव से ही करना पड़ेगा। और ये सारे क्वेश्चंस देख लो, बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, लिखो नीचे 1, 2, 3 और 5, 1, 2, 3 और 5 का एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन टू सेंटेंसेस 1, 2, 3 एंड 5। लिखिए, यहाँ कंजंक्शन के द्वारा हम 2 शब्दों को जोड़ रहे हैं। Here we use a conjunction to join 2 words. ये दोनों शब्द एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के होने चाहिए। These 2 words must be from the same part of speech. सामान्यता, जनरली, हम सेकेंड शब्द को पहले के अनुसार परिवर्तित करते हैं। We generally change the second word according to the first word. We generally change the second word according to the first word. ठीक है? जैसे देखो, फूलिश था तो हमने माइजरली कर दिया। अब मान लो मैं आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में दे दूं और मैं इसको माइजर लगाऊं और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में इसके नीचे अंडरलाइन कर दूं। इसका मतलब है कि माइजर का तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पता है ना, जिसके नीचे अंडरलाइन होता है उसी को सुधारा जाता है। सामान्यतः अगर ये डिटेक्टिंग एरर में था तो मेरा ऑप्शन सी था, क्योंकि लास्ट वर्ड है। लेकिन यहाँ अगर इसको इम्प्रूव करना है तो माइजर नाउन है, नाउन के अनुसार हम इसको भी नाउन में चेंज करेंगे तो बनेगा ही इज अ फूल एंड माइजर। फूल जो है ना वो मूर्ख व्यक्ति को फूल कहते हैं, है ना। तो फूल एंड माइजर की बात कर रही हूँ मैं।
इसका मतलब है फूल बोल रही हूँ, फूल नहीं। फूल मतलब फ्लावर हो जाता है। फा हिंदी वाला है और इंग्लिश फ है। हिंदी फा में आपके होठ चिपकते हैं, ध्यान रखना। इसलिए अगर फूल बोलोगे तो वो फूल का मतलब फ्लावर हो गया। यहाँ मैं फूल बोल रही हूँ। देखो, ही इज़ अ फूल, इसका मतलब हो गया नाउन ले लिया। क्यों? क्योंकि सेकंड नाउन है। अब कहोगे रिच, तो रिच का तो मैं रिच बना ही नहीं सकती कुछ नाउन। फिर मुझे लिखना पड़ेगा शी इज़ अ रिच वुमेन एंड बट अ निगर्ड। इसका मतलब है ना, मुझे रिच का नाउन फॉर्म नहीं तो रिच वुमेन लगाना पड़ा, क्योंकि वुमेन को फिर मैं बैलेंस करना चाहूँगी। इसीलिए जनरली आपको ये डिटेक्टिंग एरर में आता है। जब हम किसी एडजेक्टिव का नाउन बना सकते हैं ना, तभी वो डिटेक्टिंग एरर छोड़ के सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ सकता है। वरना वाइज का अब नाउन बनाओगे तो विजडम होगा, लेकिन अगर रोहन की बात मैं करूँगी तो रोहन एक व्यक्ति है, उसको मैं वाइज मैन ही कह सकती हूँ, ठीक है ना। इसीलिए मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा रोहन इज वाइज एंड स्कॉलरली। क्लियर? बताओ कोई प्रॉब्लम? यस, आपको कंपैरिजन कर रहे हो ना, तो कंपैरिजन बिटवीन इक्वल्स होगा ना। अब आओ फोर्थ में। देखो, हम जब 3 लड़कों का नाम लेना चाहते हैं, राम, श्याम एंड मोहन, तो क्या कहते हैं? राम कॉमा श्याम एंड मोहन। अगर मैं एक और लड़का ऐड कर दूं, विजय, तो कहूँगी राम कॉमा श्याम कॉमा मोहन एंड विजय, है ना। 3 लड़का प्लस एंड प्लस विजय। समझ में आया? अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या है। जब मैं कॉमा कॉमा लगा रही हूँ तो मैं चारों 4 लड़कों को जोड़ा मैंने, तब मैंने 2 बार कॉमा लगाया, 1 बार एंड लगाया। लेकिन यही गलती, यही चीज़, यही जो नियम है, उसको हम सब जगह अप्लाई कर देते हैं। बोलते हैं अच्छा यहाँ 3 चीज़ हैं, एप्पल, ऑरेंज एंड वॉश्ड हिज हैंड्स। नहीं भाई, यहाँ पे तीनों सेम लेवल की चीज़ नहीं है। यहाँ पे ये 2 सेम लेवल की चीज़ है और तीसरा तो एक एक्शन है। अगर 2 सेम लेवल की चीज़ है तो यहाँ पे कॉमा नहीं होगा, यहाँ पे एंड होगा। यानी आपके पास यहाँ पे 3 एक जैसी चीज़ें नहीं हैं कि एक बार कॉमा लगा दिए, एक बार एंड लगा दिए। यहाँ पे ये 2 सेम लेवल की चीज़ थी जिनके साथ हमने एंड लगाया, और तीसरा जो था वो अलग से एक्शन है। इसीलिए यहाँ पे वो गलती मत करना जो हम एक रूल के तहत सोच लेते हैं कि 4 चीज़ें हैं तो लास्ट में एंड लगा दो, बाकी के साथ कॉमा। वो यहाँ नहीं लागू होगा, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आइए आगे सेंटेंस लिखो।
अब आओ, हमें तो ये ठीक लग रहा है ना, स्लोली, फास्टली। भाई कंपैरिजन के चक्कर में ये तो देख लो कि उस शब्द है कि डिक्शनरी में कि नहीं। आपको पता है, मैंने एडवर्ब में पढ़ाया है कि स्लोली तो चलेगा, लेकिन फास्टली, स्ट्रेटली जैसे कोई वर्ड ही नहीं है। यानी जब फास्ट खुद ही एडजेक्टिव है और खुद ही वो एडवर्ब है और ऐसा कोई शब्द ही नहीं है फास्टली, तो ठीक है, फास्ट इज एन एडवर्ब, स्लोली इज एन एडवर्ब, है ना, स्लो एडजेक्टिव है। ये नहीं कि फास्ट लगाया तो आपने स्लो कर दिया, वो नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ब की विशेषता आपको एडवर्ब ही बताएगा, और एडवर्ब स्लो का स्लोली है, लेकिन फास्ट का एडवर्ब भी फास्ट ही है, स्लोली जैसा, ये फास्टली जैसा कोई वर्ड है ही नहीं। नेक्स्ट आओ, आई प्रेफर टू राइड दैन टू वॉक। देखो, प्रेफर के साथ एक और प्रेपोजिशन है, रादर दैन चलता है। प्रेफर के साथ रादर दैन चलता है, दैन नहीं चलता, रादर दैन चलता है, लेकिन वो कभी भी एग्जाम में रादर दैन पूछा ही नहीं जाता है। हमेशा वो चेक किया जाता है कि क्या आपको पता है कि प्रेफर के साथ टू आता है, ये चेक किया जाता है। इसका मतलब है सबसे पहले हमने प्रेफर के साथ टू लगाया, जो सटीक प्रेपोजिशन है प्रेफर का। अब देखो, टू के बाद टू वॉक, बड़ा अजीब सा लगेगा आपको। टू के बाद टू वॉक मतलब, इसका मतलब है कि एक डबल टू दिख रहा है आपको एक साथ, डबल टू एक साथ नहीं आना चाहिए ना, तब क्या करें? अब आता है यहाँ पे वर्ब एडवांस का एक पोर्शन है जिसका नाम है जेरेंड। वो बोलता है कि प्रेफर के साथ इन्फिनिटिव तो चलता ही है, प्रेफर के साथ जेरेंड भी चलता है। यानी प्रेफर के साथ अगर आप वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा दोगे ना तो भी चलेगा। तो प्रेफर टू वॉक अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि डबल टू हो जा रहा है, तो वॉकिंग लगाएंगे। लेकिन एक बात बताओ, ये वॉकिंग को आप बैलेंस इन्फिनिटिव से नहीं कर सकते हो, इसलिए यहाँ पर राइडिंग करना पड़ेगा। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट का ये क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन ये जो था वही सही था। यानी आई प्रेफर क्या, हो गया? चलिए देखिए, माई हाउस इज, देखो सेवेंथ का अगर लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लेना, सेवेंथ के पॉइंट्स में लिख लो। लिखो पहला पॉइंट, प्रेफर के साथ प्रेपोजिशन टू आता है, लिखिए प्रेफर इज फॉलोड बाय टू। दूसरा लिखो पॉइंट फिर इसमें, टू के बाद इन्फिनिटिव, टू के बाद फिर टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, इसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। वर्ब का बेस फॉर्म है ये, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म नहीं होता है, बेस फॉर्म होता है। टू के बाद इन्फिनिटिव लगाने से डबल टू हो जाता है। टू के बाद इन्फिनिटिव लगाने से टू डबल हो जाता है। इफ वी यूज infinitive after two, we have double TO2. अतः hence
टू वॉक को वॉकिंग बना दें, हैंस चेंज टू वॉक इनटू वॉकिंग। अब टू वॉकिंग को राइडिंग से बैलेंस करें। नाउ बैलेंस टू वॉक विथ राइडिंग, सॉरी, नाउ बैलेंस वॉकिंग विथ राइडिंग। अब वॉकिंग को राइडिंग से बैलेंस करें, तो हमारा फाइनल सेंटेंस क्या बना? आई प्रेफर राइडिंग टू वॉकिंग। नेक्स्ट आओ, माई हाउस इज फार्दर दैन यू। भाई आपसे दूर नहीं है, आपके घर से दूर होगा ना। मेरा घर आपसे दूर थोड़ी है, आपको बैलेंस करना भाई, आपका कंपैरिजन मेरे घर से थोड़ी होगा। माई हाउस इज फार्दर दैन योर हाउस। अब योर हाउस बोलूँगी तो हाउस रिपीटेड हो जाएगा, इसीलिए मुझे लगाना चाहिए योर्स। ठीक है, ये सब आप अगेन प्रोनाउन में भी पढ़ोगे। देखिए पैरलिज्म जो चैप्टर है ना, वो बहुत सारे चैप्टर्स को में से सबसे उठाया हुआ चीज़ है। अब आओ, द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज ग्रेटर दैन इंडिया। इंडिया के पॉपुलेशन से ज़्यादा नहीं है, सॉरी इंडिया से ज़्यादा नहीं है, इंडिया के पॉपुलेशन से ज़्यादा है। तो ग्रेटर दैन मैं यहाँ पे लगाऊंगी द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। लेकिन आपको शुरू से एक बात समझना पड़ेगा आपको कि इंग्लिश में ना हम रिपीट नहीं करते। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हम इंग्लिश में रिपीट नहीं करते हैं। क्यों? अरे रिपीट से बचना ही तो था, रिपीटिशन से बचना था, तभी तो पूरा प्रोनाउन बना कि नाउन के रिपीटिशन से बच के प्रोनाउन का प्रयोग करें। यानी द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आपको पॉपुलेशन ऑफ का रिपीटिशन दे रहा है, तो हमें क्या लगाना चाहिए कि इंडिया के पॉपुलेशन से ज़्यादा है, तो द पॉपुलेशन के बदले में आप प्रोनाउन लगा लेंगे दैट ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन देखो ये जो दैट है, आप ध्यान से देखना, स्लम्स की बात कर रही हूँ कि जो मुंबई के स्लम्स है ना, वो उतने ही खराब है जितने कि दिल्ली के स्लम्स, उतने ही बुरी हालत में जितने कि दिल्ली में नहीं, दिल्ली के स्लम्स। एज अब स्लम्स की बात कर रहे हैं, अगर आप यहाँ दैट लगा दोगे तो स्लम्स प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन को हटाना है तो प्लूरल प्रोनाउन से हटाओगे। पॉपुलेशन सिंगुलर वर्ड है, पॉपुलेशन जनसंख्या, ये सिंगुलर नाउन है ना, तो दोस ऑफ दिल्ली होगा क्योंकि स्लम्स का कंपैरिजन कर रहे हैं। यानी हम मुंबई के स्लम्स को दिल्ली से कंपेयर नहीं करते हैं, दिल्ली के स्लम्स से कंपेयर करेंगे। हम चाइना का पॉपुलेशन इंडिया से कंपेयर नहीं करेंगे, इंडिया के पॉपुलेशन से कंपेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो प्रोनाउन लगाओगे वो भी निर्भर करेगा कि नाउन क्या है। नाउन प्लूरल है तो प्लूरल प्रोनाउन लगाओगे दोस्त, और नाउन सिंगुलर है पॉपुलेशन, तो हमें सिंगुलर प्रोनाउन चाहिए। क्लियर?
Yes, the streets around Delhi are better than those around होगा ना फिर, those around पटना. क्यों? क्योंकि streets around Delhi लिखा हुआ है, तो आपको around को around से बैलेंस करना पड़ेगा ना. आप दिल्ली के अराउंड जो स्ट्रीट्स है वो पटना के अंदर के स्ट्रीट से थोड़ी बैलेंस करोगे फिर. चलो, वी गेट ₹10,000 फॉर बोर्डिंग एंड लॉजिंग. ठीक लग रहा है आपको? क्योंकि बोर्डिंग ING एंड लॉजिंग ING. अब ये वर्ड ही गलत है तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये पैरेललिज्म का रूल फिट करना मुश्किल हो रहा है. फॉर बोर्ड एंड लॉजिंग होगा. ठीक है, आप लिखिए यहाँ करेक्ट फ्रेज बोर्ड एंड लॉजिंग है. हियर द करेक्ट फ्रेज इज board and lodging. ठीक है, board and lodging का मीनिंग लिख लो. हो गया? बोलो, कोई प्रॉब्लम? Now come to the next one. It is time for action and not for words. For action को आप बैलेंस करोगे for words से कि ये काम करने का समय है, शब्दों का समय नहीं है. टाइम फॉर वर्ड्स होगा, है ना. हिज इनकम इज लेस देन, उसके वाइफ से नहीं कम है, उसके वाइफ के इनकम से कम है. और लिविंग के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं. आप कहोगे हम इंडियाज पॉपुलेशन क्यों नहीं बोल दिए? क्योंकि इंडिया इज नॉन लिविंग. हम जनरली नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, लिविंग के साथ लगाते हैं. इसलिए लिखना यहाँ वाइफ लिविंग पर्सन है. हियर वाइफ इज अ लिविंग पर्सन, इसीलिए एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करें. हेंस यूज एपोस्ट्रोफी एस. आगे लिखो इंडिया एवं दिल्ली, इंडिया एवं दिल्ली नॉन लिविंग है. इंडिया एंड दिल्ली आर नॉन लिविंग थिंग्स. अतः हेंस वहाँ ऑफ का प्रयोग हुआ. हेंस देयर वी यूज्ड ऑफ. अतः वहाँ ऑफ का प्रयोग हुआ. हेंस देयर वी यूज्ड ऑफ. ओह सॉरी 13 हो गया, 14 में आओ. इट इज कोल्डर इन जनवरी दैन इन फेब्रुअरी. देख लो, है ना, कोल्डर इन जनवरी दैन इन फेब्रुअरी. ठीक है, इन जनवरी है तो इन फेब्रुअरी होगा. अब आओ नेक्स्ट सेंटेंस. ड्राइंग, स्मोकिंग एंड मेकिंग पिकल्स
are traditional methods of preservation. देखते हो हमारे घर में क्या होता है, कोई भी चीज़ को सुखा के रखा जाता है, क्योंकि अगर उसमें मॉइस्चर होगा तो वो सड़ेगा. अगर आपके पास काफ़ी टाइम होता है, देखोगे अपनी नानी या अपनी माँ के पास समय होता है काफ़ी, तो क्या करती है ना, वो धूप में छोड़ देती है सूखने के लिए. और अगर बहुत कम समय होता है तो क्या करता है ना, लोग आग जलाते हैं और उसके ऊपर लटका देते हैं, तो उसका मॉइस्चर जल्दी उड़ जाता है और फिर वो सूख जाता है. तो दो तरीके तो हो गए, जल्दी सुखाना या जल्दी सुखाने के लिए स्मोकिंग, और आराम से सुखाना है तो ड्राइंग, वो जो सनलाइट में होता है. एक और तरीका होता है अचार बनाना. देखते हो अचार बना के वो उसको प्रिजर्व करके रख लेते हैं. नाउ सी, ये तीनों ट्रेडिशनल मेथड से, यानी पारंपरिक तरीका है कोई चीज़ को प्रिजर्व करने का. ड्राइंग जेरेंट फॉर्म में है, आईएनजी में है. स्मोकिंग आईएनजी में है. बिल्कुल सही लग रहा है. तो मेकिंग पिकल्स भी तो सही लग रहा है. देखो पिकल का मतलब हुआ अचार, तो हमें पता है अचार बनाना के लिए मेकिंग पिकल्स, अगर हमें सही शब्द नहीं आए तब हम ये लिखेंगे, वरना अचार बनाने के लिए शब्द है पिकलिंग. अचार बनाने के लिए जो शब्द है ना वो पिकलिंग है. फिर हम इतना लंबा चौड़ा मेकिंग पिकल्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि शब्द नहीं आएगा, सटीक शब्द नहीं आता है ना, तब हम लंबा चौड़ा सेंटेंस लिखते हैं, है ना. जैसे एक और दिखा दूं आपको, ड्रिंकिंग एंड गेमिंग मेड हिम अ पॉपर. देखो ध्यान से, शराब पीने और जुआ खेलने से वो बिल्कुल दिवालिया हो गया. पॉपर का मतलब दिवालिया. अब जैसे हम कहते हैं जुआ खेलना, तो एग्जैक्ट वर्ड जो लोगों को पता है वो है गैम्बलिंग. भाई गेमिंग भी सेम मीनिंग है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका मतलब ही है जुआ खेलना. गैम्बलिंग, गैम्बलिंग फेमस वर्ड है, लेकिन गेमिंग भी तो सही वर्ड है, इसलिए यहाँ नो एरर है. यहाँ कोई गलती नहीं है.
हो गया? चलिए देखो, ही डील्स ऑनेस्टली बट माइजरली विथ हिज कस्टमर्स। कह रहा है अपने कस्टमर से वो बहुत ऑनेस्टली डील करता है, लेकिन थोड़ा कंजूसी से भी डील करते हैं। कई बार देखते हो हम दुकानदारों को, ऑनेस्टली आपको माल बेचेगा लेकिन थोड़ा थोड़ा पैसा के लिए आपके साथ चिक चिक करेगा। देखो ध्यान से, डील्स यानी कि वर्ब, वर्ब के बाद एडवर्ब आता है, ये ऑनेस्ट एडजेक्टिव है और हमें पता है एडजेक्टिव में एल वाई लगता है तो एडवर्ब बन जाता है। लेकिन माइजर तो नाउन है और नाउन में एल वाई लगता है तब तो ये एडजेक्टिव बनता है ना। हो गया खत्म मामला। तो क्या करें ऐसे कंडीशन में? ऐसे कंडीशन में ही डील्स ऑनेस्टली बट इन अ माइजरली मैनर। याद है ना, एडवर्ब को माइजरली, निगर्डली, कावर्डली और स्कॉलरली का मैंने बताया है। ये सब एडजेक्टिव इसका एडवर्ब बनाने के लिए इन अ और फिर इन शब्दों को लगा के मैनर लगाना पड़ेगा, है ना। अ स्टूडेंट हु इज डिलिजेंट, डिक्शनरी में देखो डिलिजेंट का मतलब एडजेक्टिव होगा, सिंसियर एडजेक्टिव है, एंड स्कॉलर गड़बड़ हो गया, स्कॉलर नाउन है। अब इस नाउन को एडजेक्टिव बनाना है तो एल वाई लगाओ तब जाके ये एडजेक्टिव बनेगा। अब एडजेक्टिव बना, है ना, यानी डिलिजेंट, सिंसियर एंड हम कंजंक्शन से जोड़ रहे हैं तो तीनों को एक लेवल में रखेंगे ना, तभी तो पैरलिज्म आपका फुलफिल होगा। रूल इज रेस्पेक्टेड एवरीवेयर। सोल्जर्स में क्या क्या होना चाहिए? सिंसियरली ने सिंसियरिटी, लॉयल्टी, सिंसियरिटी नाउन हुआ, लॉयल्टी एंड अगेन हमें नाउन चाहिए ब्रेवरी। इसका मतलब आपको ये भी आना चाहिए क्या? अगर मैं फ्रेंड कहूँ तो उसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा? फ्रेंडली, है ना। उसका वर्ब फॉर्म क्या होगा? बी फ्रेंड। लॉयल, इसका नाउन फॉर्म लॉयल्टी। लॉयल क्या है? लॉयल एडजेक्टिव है। अब सिंसियर तो सिंसियरिटी होता है ना, और सिंसियर का एडवर्ब फॉर्म तो सिंसियरली होगा। तो आपको वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन ये सारे फॉर्म्स आने चाहिए जो मैं आपको बाद में एक लिस्ट बना के आपको दे दूंगी, ठीक है। जो कॉमन वर्ड्स है उसका ही लिस्ट बना के दूंगी आपको। दे हैव, जैसे कहते हैं ना सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास मल्टीप्लेक्स के लिए तो प्लेस है लेकिन पार्क के लिए प्लेस नहीं है। फॉर पार्क्स, दे हैव प्लेस फॉर मल्टीप्लेक्सेस बट नॉट फॉर पार्क्स। किसी लॉयर की बात हो रही है। दिस लॉयर एक्सेप्ट्स केसेस दैट आर वर्दी एंड दैट शी थिंक्स। देखो, ये लॉयर उन केसेस को एक्सेप्ट करती है जो इस लायक है कि एक्सेप्ट किया जाए और जो वो सोचती है कि जीत जाएंगे। यानी कि दैट दोनों आना चाहिए, दैट आर वर्दी एंड दैट शी थिंक्स शी कैन विन, क्योंकि हम यहाँ पे उन केसेस की बात कर रहे हैं जो इस लायक है और जो उससे लगता है कि वो जीत जाएगी, है ना। जैसे अभी एडजेक्टिव एडवर्ब में मैंने काफ़ी पैरलिज्म दिखाया आपको, वैसे प्रोनाउन में बहुत पैरलिज्म होगा, वैसे कंजंक्शन में पैरलिज्म होता है। अब आओ कंजंक्शन में, अगर मैं कहूँ नॉट ओनली इंडिया तो बट ऑल्सो पाकिस्तान सोचूंगी मैं, बट ऑल्सो द यूएस सोचूंगी ना। यहाँ पे इंडिया या पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि इंडिया को सामना करना पड़ता है एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह के टेररिज्म पे को। एक्सटर्नल, इंटरनल, देखो ये दो एडजेक्टिव्स है जो टेररिज्म की विशेषता बता रहा है। आप एक्सटर्नल और इंटरनल पर ध्यान दो, ये जो कंजंक्शन का सेकेंड वाला भाग है वो इंटरनल के सामने आया है, तो कंजंक्शन का जो पहला वाला भाग होगा वो एक्सटर्नल के सामने आएगा ना। मतलब आप पहले उन दो ऑप्शन को आइडेंटिफाई करो,
जिसके बारे में उस सेंटेंस में बात हो रही है, और कंजंक्शन को ठीक उसके पहले लगाओ। लिखो 22 को। ये मिसप्लेस्ड कंजंक्शन का एग्जाम्पल है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिसप्लेस्ड कंजंक्शन। वाक्य में मौजूद दो सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचाने। आइडेंटिफाई the two similar parts of speech in the given sentence, or and उसके पहले और उसके पहले कंजंक्शन के जोड़े को लगाए। and put the pair of conjunction before them। जैसे एक आध एग्जाम्पल और लिखो। ट्वेंटी 21 समझ में नहीं आया? मैंने कहा ये लॉयर एक्सेप्ट करती है केसेस जो लायक हो और जो वो समझती है कि वो जीत जाएगी, है ना? क्योंकि यहाँ पर आप उन केसेस का जिक्र करना ज़रूरी है ना, कि केसेस, उन केसेस को जो वो सोचती है कि वो जीत जाएगी, राइट? सॉरी, कीप है ये। कीप ईदर क्वाइट और गो अवे। देखो, या तो चुप रहो या जाओ, और के बाद अगर वर्ब है तो ईदर के बाद ये एडवर्ब, ये एडजेक्टिव क्वाइट नहीं आएगा, बल्कि वर्ब ही आना चाहिए। तो ईदर को उठा के यहाँ बिठाओ। मैंने क्या कहा? आइडेंटिफाई करो वो दो पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसका जिक्र हो रहा है। तो यहाँ पे सेकेंड जो कंजंक्शन का सेकेंड वाला भाग है ना, वो आपको बता देगा। और के बाद गो है, गो मतलब वर्ब है। इसी तरह से यहाँ भी बता देगा। बट ऑल्सो के बाद इंटरनल है, तो फिर एक्सटर्नल बच गया हमारे पास। यहाँ पर भी गो है, तो गो के अलावा वर्ब जो है कीप है। अब आओ, नॉट ओनली ही बेक्स केक्स बट ऑल्सो सेल्स, मतलब बेचने की बात हो रही है, वर्ब। तो मुझे दूसरा वर्ब चाहिए, वो बेक है। इसका मतलब ही नॉट ओनली बेक्स केक्स बट ऑल्सो सेल्स देम, ना ही सिर्फ बेक करता है बल्कि बेचता भी है। अब मैं ये कहूँ नॉट ओनली ही, तो कहोगे बट ऑल्सो शी होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, है ना, जो कि गलत हो जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे हमें सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर पैरलिज्म। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। क्लियर? चलिए, अब हम लोग लास्ट क्लास में शीट 19 कर रहे थे और मैंने कहा था कि लॉजी में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, तो वही लॉजी में अब आ जाते हैं।
चलिए आज मैं कराऊंगी आपको 9 से लेकर 29 तक, ये सारे प्रोफेशन की बात है। इनकी बात होगी, ठीक है। आ जाऊं। हैप्पी बर्थडे सुमन, आज आप 20 इयर्स के ओल्ड हो गए। चलो, मे गॉड ब्लेस यू, और इस साल आपको सफलता मिल जाए। आप बहुत सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हो, फर्स्ट क्लास से मैं देख रही हूँ। बाकी क्वेश्चंस जो हैं आपके वो लिख के रख दो। कमल, पिछले क्लास के भी क्वेश्चंस थे, सारा नहीं करवा पाई थी मैं, उसको भी सारा लगा देना। हाँ, व्हाट्सएप कर रहे हो? ओके ठीक है, देख लेती हूँ। चलो अब आओ 9th में आर्कियोलॉजी। देखो यहाँ पे एक वर्ड है आर्केक। आर्केक का मतलब होता है ना वेरी ओल्ड, इसका मतलब नो लॉन्गर इन यूज, यानी एक और सिनोनिम लिखना ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट, ये 3 वर्ड लिखो आर्केक के सिनोनिम में। आर्केक इज वेरी ओल्ड, नो लॉन्गर इन यूज या ऑब्सोलीट जिसको कहोगे। अब आर्कियोलॉजी अभी देख रहे हो ना, जो राम जन्मभूमि एंड बाबरी मस्जिद का जो चल रहा है पंगा, उसमें आर्कियोलॉजिस्ट का ही तो काम है। वही बता रहे हैं कि भाई अंदर क्या है, यानी पुरातत्व विज्ञान जिसको कहते हो हिंदी में। दिस मीन्स आपका जो 9th है उसका मतलब है स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड कल्चर। पुरातत्व विज्ञान, पुराने जमाने के लोग, उनकी सभ्यता संस्कृति वो पढ़ते हैं, है ना। वही खोद के निकालते कि वहाँ पे कौन सी सभ्यता चल रही थी, वो आर्कियोलॉजी है। बोलो कोई प्रॉब्लम? 10th आओ साइटोलॉजी। दिस इज स्टडी ऑफ सेल्स, और आपको पता है सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज। वही 11th नंबर में है हिस्टोलॉजी, दैट इज स्टडी ऑफ टिश्यूज। ठीक है, जहां पर भी लॉजी है समझना स्टडी है। अगर लॉजिस्ट लगा दिए तब वो स्पेशलिस्ट, उस व्यक्ति के बारे में बात हो जाएगी जो व्यक्ति स्पेशलिस्ट उस चीज में। 12th में आओ इकोलॉजी। इकोलॉजी में आप पूरा एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हो, लेकिन उसके साथ उस जानवर या उस पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हो जो उस एनवायरनमेंट में है। इसे ध्यान रखना, इट इज़ द स्टडी ऑफ नॉट ओनली द एनवायरनमेंट बट द एनिमल्स एंड द प्लांट्स दैट लिव इन दैट एनवायरनमेंट। इसे लिखो इकोलॉजी का। क्या हुआ? ठीक है, नाइनटीन्थ आइए, और सॉरी हम लोग कर रहे हैं अभी इकोलॉजी। फिर आओ 12th में एंटोमोलॉजी। देखो एंटोमो जो है ना वो इंसेक्ट का रूट है, इसीलिए नेक्स्ट वर्ड में आओ
that is entomology, that is study of insects. Next is ethnology. देखो, ethno has come from the word ethnic, और ethnic जो होते हैं ना वो नस्ल की बात होती है, तो हम ethnic की बात करते हैं। यानी अगर मैं कहूँ यहाँ पर ये ethnic ग्रुप रहता है, इसका मतलब है उस नस्ल के लोग रहते हैं, इसलिए ethnology is study of races, नस्ल जिसकी बात करेंगे। नेक्स्ट आओ ethology. Etho has come from the word ethics. Ethics का मतलब नैतिकता, इसीलिए ethology is study of ethics. Ethics का मतलब लिखोगे नैतिकता। ठीक है? Now remember, when you talk about ethics, it is that guides your behavior, that guides a person's behavior, क्योंकि आपकी जो नैतिकता है ना वो आपके बिहेवियर को गाइड करता है। जनरली अगर आप सांप देखोगे तो उसकी बिहेवियर क्या है, वो तो काटेगा ही काटेगा, है ना? तो इसीलिए एथिक्स गाइड योर बिहेवियर। सो रिमेंबर, वी व्हेन टॉक अबाउट ethology, we talk about animals' behavior. Right? Next आओ 15 geology. देखो जियो has also come from the word geography, लेकिन geography में हम स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं, हम सब चीज़ के बारे में पढ़ते हैं जो भी आप फिजिकल एनवायरनमेंट देख रहे हो उससे रिलेटेड बात करते हैं। लेकिन जब आप अपने अर्थ के बारे में पढ़ोगे ना तो जनरली वो जियोलॉजी में पढ़ोगे, क्योंकि वो सिर्फ हम पढ़ा रहे हैं कहाँ, सिर्फ अपने अर्थ का। लिखो जियोलॉजी। स्टडी ऑफ फिजिकल इसीलिए ज्योग्राफी में आप सारे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लोगे, ठीक है? लेकिन स्पेशली अगर खाली अर्थ के किस तरह के रॉक्स फाउंड होते हैं, किस तरह के मिनरल्स होते हैं, अगर वो सब पढ़ना है तो हम जियोलॉजी में पढ़ते हैं। 17th आओ ओडोंटोलॉजी। ये यहाँ पे एक रूट है डोंटो। डोंटो का मतलब ही होता है टीथ। तो आप ओडोंटोलॉजी में कंप्लीट स्टडी ऑफ टीथ एंड जॉ बोन्स, क्योंकि जॉ में वो है ना टीथ हमारे, उसमें पढ़ते हैं। तो लिखना स्टडी ऑफ ठीक है। नेक्स्ट आओ 18 पेट्रोलॉजी। सबसे पहले पेट्रीफाई का मीनिंग दिखना। पेट्रीफाई का मतलब होता है जमना। कोई चीज़ जम जाता है ना, पेट्रीफाई होता है। कहते हैं मैं डर से बिल्कुल जम सा गया, हिल भी नहीं पाया, तो कहोगे आई वॉज पेट्रीफाइड, वहाँ पर भी होगा। लेकिन आपको पता है धरती पे जो सॉइल है वो पेट्रीफाई करता 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 क्या बना देता है, रॉक्स बना देता है। सो पेट्रोलॉजी इज स्टडी ऑफ रॉक्स। ठीक है। नेक्स्ट आओ 19 सिस्मोलॉजी। हम लोग पता है रिक्टर स्केल में हम लोग अर्थक्वेक मेजर करते हैं और उसमें हम सिस्मिक रेस की बात करते हैं। तो ऑफ कोर्स सिस्मोलॉजी इज स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स।
स्पेलेलॉजी, ये देखो क्या है, जो केव्स होते हैं ना, वो केव्स क्या खोज, उसकी पढ़ाई, केव्स कैसे बना होगा, वहाँ पे क्या है केव्स के अंदर, वो सब आप पढ़ते हो स्पेलेलॉजी में, दैट इज स्टडी ऑफ केव्स। अब आओ, जहाँ पर भी आपको ये वर्ड दिखे सेफो, समझ जाना इलेक्शन की बात होती है, इलेक्शन से रिलेटेड बात जो होती है और किस तरह से इलेक्शन में ट्रेंड देखा जाता है ना, वो सेफोलॉजिस्ट देखते हैं, इसलिए सेफोलॉजी आ जाओ। अब बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट फेल हो जाते हैं, क्या हुआ, हरियाणा में कहा गया कि 75 पार करेगा इस बार, है ना, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। 22 में आ जाओ, एटिमोलॉजी, इसको कहते हैं शब्द निर्माण विज्ञान। कैसे देख रहे हो, वही तो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, ये रूट है, इससे ये शब्द बना है। सेफो का मतलब हो गया इलेक्शन, लॉजी मतलब स्टडी, तो इलेक्शन ट्रेंड को सेफोलॉजी कहते हैं, यही तो काम करते हैं हम एटिमोलॉजी में, दैट इज स्टडी ऑफ study of words and how they are formed from their roots. अच्छा, आइकोनोलॉजी छूट गया, 16 नंबर छूट गया है। जियोलॉजी करवाया था कुछ, इथनोलॉजी, एक सेकेंड, एंटोमोलॉजी इस बार ओके। 12 हमारे शीट में ही गड़बड़ लिखा हुआ है, 2 12 है इसलिए गड़बड़ हुआ है। चलिए 2 12 था इसलिए गड़बड़ हो गया। हम लोग 16 नंबर छोड़े हैं। आइकनोलॉजी, जो आइकन होता है ना वो प्रतीक होता है। जैसे कहते हैं ना धोनी को यूथ आइकन कहते हैं, क्योंकि वो एक प्रतीक है कि यूथ को कैसा होना चाहिए, है ना। तो आइकन मतलब प्रतीक। तो आपके हिस्ट्री में प्रतीक पढ़ते हो ना, क्या क्या है प्रतीक, देखो जो हमारे अशोक चक्र है वो भी प्रतीक है एक, है ना। उसके बाद अलग अलग स्तंभ में जो वो प्रतीक बने हुए हैं वो भी कुछ कुछ बताता है उस काल के बारे में। तो उन प्रतीकों की जो पढ़ाई होती है ना वो आइकनोलॉजी में होती है, स्टडी ऑफ सिंबल्स, ठीक है। नेक्स्ट आओ, numismatism. This is study of coins. Numismatism is सिक्कों की पढ़ाई। Philatalism, study of स्टैम्प्स, पोस्टल स्टैम्प्स वगैरह होते हैं ना, उसको जो कलेक्ट करते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसको फिलाटेलिस्ट कहते हैं। तो कई बार फिलाटेलिस्ट आता है, दैट इज कलेक्टर्स ऑफ स्टैम्प्स, ठीक है। नेक्स्ट आउट टैक्सीडर्मी। आपको एक वर्ड यहाँ दिख रहा होगा डर्म। डर्म जहाँ पर भी दिखे समझ जाओ स्किन होता है, डर्मा इज द रूट ऑफ स्किन। टैक्सीडर्मी में वो आर्ट है जिसमें कोई जानवर का जो आउटर उसका स्किन है उसके अंदर भूसा वगैरह भर के फिर आर्टिफिशियल आंख वगैरह लगा के उसको फिर से जीता जागता दिखा देता है। देखते नहीं पहले जो शिकारी लोग होते थे वो अपने घर में उससे सजाते थे, तो वो उस आर्ट को टैक्सीडर्मी कहते हैं। लिखो
उसमें कुछ कुछ चीज़ें यूज़ किया जाता है उसके अंदर भरने के लिए, ताकि उसको इस तरह का शेप दिया जा सके कि वो देखकर फिर बिल्कुल जीवित दिखे। ठीक है। जो क्यूरेटर होते हैं ना, जनरली आप लोग क्यूरेटर सोचते हो जो स्टेडियम में पानी वानी दे के उसको ठीक करता है वहाँ पिच को। क्यूरेटर बेसिकली होता है वन हु टेक्स केयर ऑफ द म्यूजियम, है ना, इस म्यूजियम की देखभाल करने वाला। ठीक है। नेक्स्ट आओ लैपिडरिस्ट। जो लैपिडरिस्ट होते हैं ना, वो जेम्स और प्रेशियस स्टोन्स पे जो काम करते हैं ना, उन लोगों को लैपिडरिस्ट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट में आओ शैंडलर। उसको कैंडल्स याद रखो ना, आप ऐसे याद रखो उसको कैंडलर, है ना, यानी कैंडल पे काम करने वाले जो होते हैं, यानी जो वैक्स के डिफरेंट आर्ट फॉर्म में उनको कैंडल्स को बनाते हैं। ठीक है। लेकिन इसके साथ ये भी लिखना कि कई बार है ना, कोई भी चीज़ का जो सप्लाई करने वाला व्यक्ति होता है ना, उनको हम इसी नाम से बुला लेते हैं, कोई भी चीज़ सप्लाई करने वाले व्यक्ति को। इसीलिए आप एक मीनिंग और लिखो इसको। सो दिस वर्ड कैंडलर इज, एक तो कैंडल डिजाइनर बना रहा है और एक रिटेल डीलर इन प्रोविजंस एंड सप्लाईज। तभी तो मैंने कहा कोई भी चीज़ का प्रोविजंस मतलब क्या, राशन। अब सप्लाईज तो किसी भी चीज़ का हो सकता है ना। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। लास्ट वर्ड में आओ ऑस्टलर। जो हॉर्सेस की देखभाल करता है ना, उसको ऑस्टलर कहते हैं। इसलिए 29th लिख लो। क्लियर? सो वी हैव डन ऑल। चलिए आज यहीं तक क्लास रहने दीजिए। हम लोगों ने फिनिश कर दिया है एक चैप्टर भी और आपका सारा प्रोफेशन भी। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चंस दिखा दो मुझे अब क्या क्या है।
I have bigger house than you have. ठीक तो है चंदन? He is taller than I होगा चंदन. यहां पर भी चंदन, अगर चाहो तो इस क्वेश्चन को भी लिख लो आप. क्या चैप्टर पढ़ाया मैंने पैरेललिज्म में? ही इज टॉलर देन आई होगा. यहां पर भी दिखा दो, रूल ऑफ पैरेललिज्म कहता है ही का कंपैरिजन आई से होगा. मैंने आपको जितने क्वेश्चंस लिखाए थे ना, 25-26 जो भी क्वेश्चन लिखाए थे, उसके बाद एक और क्वेश्चन लिख ही लो. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ के याद दिला दिया आपने. मुझे लगता है मैंने 25 सेंटेंसेस कराए थे, 26 में लिखो ही इज टॉलर दैन मी. दिखाना कि भाई ही प्रोनाउन का, ऐसे भी ये प्रोनाउन में पढ़ोगे, प्रोनाउन का ये सब्जेक्ट फॉर्म है. इसको हम प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट फॉर्म से कैसे कंपैरिजन करें? हम प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म लगाएंगे तो ये बराबर नहीं हो सकता ना. ये बराबर नहीं है. बराबर ये तब होगा जब हम प्रोनाउन का सब्जेक्ट फॉर्म लगाएंगे. तब सब्जेक्ट फॉर्म से कंपैरिजन करेंगे तब सही होगा. इसलिए मी हटाकर आई करो. ठीक है, इसको भी आप पैरेललिज्म में लिख लेना. नेक्स्ट क्लास विनीत मोस्ट प्रॉब्ली 6th को होगी आपकी क्लास. ठीक है, ऐसे मैं ग्रुप में लिख दूंगी. और लास्ट क्लास में आपने जो क्वेश्चंस पूछे थे वो 1 मिनट रुको. Anuj, only he knows about the nasty person, Angelina. Angelina is a noun. नहीं बेटा, जो पर्सन है ना वहाँ एडजेक्टिव है, नाउन है. पर्सन नाउन है, उसका नाम बता दिया गया है. एक कॉमन नाउन है और उसके बाद उसका प्रॉपर नाउन दिया गया है. नेस्टी यहाँ पे एडजेक्टिव है अनुज, ये ध्यान रखना. The law changed in state to allow liquor sale accordingly. Accordingly is an adverb. According में ly लगाया है. ठीक है, बस इतना ही था. चलिए बस. कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो. वो क्या, मैं टोटल नवनीत में शीट्स बनाते रहती हूँ, इसीलिए टोटल की बात ही मत करो अभी. और बस हो गया. और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सुमन, आर्किटेक्ट तो वो है जो बनाता है, और उस फील्ड को आर्किटेक्चर का फील्ड कहेंगे ना, उस फील्ड को आप आर्किटेक्चर कहोगे. चलो, थैंक यू सो मच.